गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि क्या हम प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चला सकते हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था टाइगर को बचाने के लिए 1973 में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में पहले देखते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं, इंडिया के हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड में आते हैं। 12 से 15 किलो तक का वेट हो सकता है मेल का, फीमेल का 5 से 8 किलो तक वेट हो सकता है। अगर इनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखें तो ब्लैक क्राउन होता है इनके फोरहेड पे, और ये ग्रास, सीड्स या फिर इंसेक्ट्स या इवन स्मॉल रोडेंट्स और रेप्टाइल्स भी खाते हैं। लगभग 150 की पॉपुलेशन इनकी राजस्थान में है, और खासकर ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो आपका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। जो कच्छ है आपका गुजरात में, वहाँ पर भी इनकी सेकंड लार्जेस्ट बस्टर्ड पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ये आपके राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, लेकिन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सिर्फ 150 पॉपुलेशन रह गई है आपको, देखो 95% मतलब 150 पॉपुलेशन रह गई है। इसकी पोचिंग भी होती है, बट पोचिंग से भी ज़्यादा खतरा इसको किस चीज़ से है? हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स। इसका पुअर फ्रंटल विजन होता है, तो ये कई बार क्या होता है, उससे टकरा जाता है इलेक्ट्रिक वायर से, और बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो इसको हमको इससे बचाने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि क्या हम अपनी जितनी भी ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, क्या हम उनको अंडरग्राउंड कर सकते हैं राजस्थान और गुजरात में। तो उसके लिए 3 मेंबर कमेटी भी बनाई गई देवेश गढ़वी की अध्यक्षता में, और देखा कि क्या हम ऐसे ट्रांसमिशन लाइंस को अंडरग्राउंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर भी क्योंकि न्यूज़ में आ गया, तो वो भी देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को जो है लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर डायरेक्टरेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा मैंडेटेड है कि उनको टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट दें जो है मिनिस्ट्री को, कि कैसे हम टाइगर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर को बाद में जो है वो एक स्टेचुटरी अथॉरिटी भी बना दिया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इसका बेसिक मोटिव ये था कि कैसे हम टाइगर रिजर्व्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गैस प्राइसिंग फार्मूला। इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किरीट पारिक कमेटी जो है उन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिया है कि गैस प्राइसिंग का क्या फार्मूला होना चाहिए। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को जो है रिकमेंडेशन दे दी हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, अब हम देखते हैं। गैस प्राइसिंग जो है इंडिया में वो कोई मार्केट डिटर्मिन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए होता क्या है कि एक फार्मूला जो है रैंडम फार्मूला है, उसका यूज़ करके हर 6 महीने में फ्यूल के प्राइसेस को चेंज किए जाते हैं, गैस के प्राइसेस को। इसके मुताबिक जो है डोमेस्टिक गैस प्राइसेस कैसे जो है वो डिसाइड की जाती है। तो वेटेड एवरेज लिया जाता है इन 4 जो है ग्लोबल बेंचमार्क्स का, यूएस बेस्ड हेनरी हब, कनाडा बेस्ड एल्बर्टा गैस, यूके बेस्ड एनबीपी और रशियन गैस का। इनका वेटेड एवरेज जो है वो लिया जाता है, और उसके बेसिस पर प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम इंटरनेशनल जो है 4 उसके जो है प्राइसेस के बेसिस पर हम जो है वेटेड एवरेज ले रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं, जो लोअर होते हैं जनरली एज़ कम्पेयर टू हमारी जो इम्पोर्टेड गैस, हम उसके ऊपर इंटरनेशनल प्राइसेस का वेटेड एवरेज लगा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं कि एक जो पिछले जो है क्वार्टर का जो है पिछले क्वार्टर का जो है आपका प्राइस होगा, उसको हम लगा रहे हैं। मतलब जो आपके अप्रैल 1 से लेके सितंबर 30 2022 तक के जो आपके गैस के प्राइसेस थे, वो किस टाइम के प्राइसेस के पे बेसिस पर डिसाइड किए गए थे? जनवरी से दिसंबर 2021। जो पिछले साल का प्राइस जो चल रहे थे, उसको अगर हम देखें, और उसके बाद 3 महीने का गैप दिया जनवरी से लेके मार्च 2022 का, उसके बाद अप्रैल से जो है प्राइसेस लगाए गए। मतलब 3 महीने का गैप होता है, तो 3 महीने में तो बहुत ज़्यादा प्राइस। अब देखो, फरवरी में ही रशिया की वॉर हो गई है ना, तो उसमें तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। तो हमने वो 3 महीने का गैप जो है उस पर क्या किया कि उसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस हैं वो रशियन वॉर को कंसीडर ही नहीं कर पाए, वो मिस कर दिया उसने। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमारे प्राइसेस यहाँ पर बहुत लोअर हो गए। लोअर गैस प्राइसेस पर बेचना पड़ रहा है कंपनीज़ को, जबकि जो है वो जो असल में मार्केट प्राइस है इस टाइम पर बहुत हाई है। तो यही जो है इसका प्रॉब्लम है। क्रिटिसिज्म भी यही है कि डोमेस्टिक गैस प्राइसेस जो हैं वो पिछले कुछ टाइम से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है फार्मूला जो है वो ये कहता है कि हमको ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस के बारे में देखना है। लेकिन अब ये जो है फिर भी जो है क्योंकि इंपोर्टेड गैस जो है वो तो महंगी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है रशिया की वॉर हो गई और इंपोर्टेड गैस महंगी है, लेकिन डोमेस्टिक प्राइस जो है गैस प्राइसेस जो हैं वो कम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो डोमेस्टिक जो गैस प्राइसेस हैं जब वो कम हो रहे हैं, तो जो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं
उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हो आप लोकल प्रोड्यूसर्स को, कि वो जब इंपोर्टेड गैस जो उनको महंगी पड़ रही है, जो महंगे जो जब सॉरी जो महंगी बेच सकते हैं, उसकी बजाय उनको सस्ता बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं कि पिछले साल के जो प्राइस हैं उसके ऊपर हम अभी तक फॉर्मूला बनाकर बैठे हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेशंस ये दी गई हैं कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उसको आप 4 से लेके 6.5 डॉलर्स पर यूनिट के हिसाब से बेचो, और लगभग जो आपके ओल्ड लेगेसी फील्ड्स हैं वो 70% जो हमारी डोमेस्टिक आउटपुट जहाँ से आती है उसको आप इस प्राइसेस पर बेचो। एक प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग रिजीम मिल जाएगा तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को जो है इंटरेस्ट को हम सिक्योर कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जो स्टेट ओन्ड फर्म्स हैं जो गैस प्राइसेस को डिसाइड कर रही हैं, उनके आप प्राइसेस किससे डिसाइड करो, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल प्राइसेस। इंपोर्टेड जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बार बार मार्केट प्राइस जो है उसमें फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उससे हम गैस के प्राइसेस को भी नियर टू मार्केट जो है वो हम जज कर पाएंगे। फिर उन्होंने बोला जो गैस प्राइसिंग फार्मूला है उसको आप अबॉलिश करो और ये पूरा फुली मार्केटेड डिटरमिन्ड गैस प्राइसेस जो है वो जनवरी 2027 से लागू करो। फिर नेचुरल गैस को भी आप वन नेशन वन टैक्स रिजीम जो है जीएसटी का उसके अंदर लेके आओ। फिर उन्होंने बोला कि एक कंपनसेशन सेस रिजीम भी लेके आओ, ताकि अगर स्टेट्स को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है जीएसटी लगाने में तो उनको जो है कंपनसेशन दी जा सके। फिर उन्होंने ये भी बोला है इस रिकमेंडेशन में कि एक्साइज ड्यूटी भी जो है उसको मॉडरेट किया जाना चाहिए ताकि कंपनीज को लॉस ना हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन जो है वो आपके ICG एयर स्टेशन चेन्नई में उसको कमीशन किया गया। ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है, HAL ने बनाया है। एडवांस रडार हैं इसमें, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं, शक्ति इंजन लगा है, फुल ग्लास कॉकपिट है। मैरीटाइम रिकॉनिसेंस के लिए ये काम आने वाले हैं, है ना। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हो गई है। जो बेलगावी आपका जो सिटी है जो कि डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और कर्नाटका के ऊपर, महाराष्ट्र का कर्नाटका के बीच में, उसके ऊपर जो है वो हियरिंग शुरू हो चुकी है। तो ये डिस्प्यूट क्या कहता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ही जो है बेलगाम के ऊपर जो है वो, या बेलगावी जिसको कह सकते हैं, उसको जो है वो ऊपर क्लेम करते हैं। तो अभी इस टाइम आपको पता है कर्नाटका के अंडर है, वो कर्नाटका की जुरिस्डिक्शन के अंडर है। तो पहले आपको पता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो होती थी वो प्रेजेंट डे कर्नाटका के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी उसमें इंक्लूड होते थे, जैसे बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, उत्तर कन्नाडा, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 साइन हुआ और उस पर लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस के ऊपर बेलगाम को जो है वो मैसूर स्टेट में डाल दिया गया। उस टाइम पर कर्नाटका तो था नहीं, मैसूर स्टेट में डाल दिया गया महाराष्ट्र से निकाल कर। तो महाराष्ट्र में जो है ये 1948 से जो एक समिति बनी थी वो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि हमारा आपने जो है रीजन वहाँ पर क्यों डाल दिया। फिर कर्नाटका ने 2006 में क्या किया, वहाँ पर अपना विंटर सेशन भी जो है वो वहाँ पर अपना लेजिस्लेचर बनाकर वहाँ पर विंटर सेशन जो है होल्ड करना शुरू कर दिया। अब इससे महाराष्ट्र में और ज़्यादा जो है ये पॉलिटिसाइज हो गया मामला कि बेलगाम जो है वो तो डिस्प्यूटेड है, लेकिन वहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट जानबूझकर विंटर सेशन जो है वो कर रही है, ये दिखाने के लिए कि ये हमारा पार्ट है ना। सो उसके लिए क्या हुआ कि 1966 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंसिस्टेंस पे जो है मेहरचंद महाजन की कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया कि 264 विलेजेस जो है वो महाराष्ट्र को जो है वो दे दिए जाएं, लेकिन बेलगाम जो है वो फिर भी कर्नाटका के पास ही रखा गया। इवन शोलापुर जो है जो महाराष्ट्र में है, और कासरगोड जो केरला में है, वो भी कर्नाटका को देने को कहा गया। तो ये जो है इस कमीशन महाराष्ट्र महाजन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है इसको ऑफ कोर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं मानने वाली है। इसीलिए उन्होंने 2004 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। वो केस चल रहा है, आर्टिकल 131B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो केस किया गया है, ये पेंडिंग है अभी इस टाइम पर, यही इसी की सुनवाई चल रही है अभी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में 10 डे लॉन्ग हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 1 से। ये 23rd एडिशन है, मतलब साल 2000 से स्टार्ट हुआ था ये, और ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स है। अब हम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में भी देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ब्यूसरस बिकॉर्निस होता है। 4.5 फीट की इसकी लगभग हाइट होती है। तो ये आपका जो है ये बर्ड जो है बहुत ही सुंदर होता है देखने में, आप इसकी फ़ोटो देखोगे तो ब्राइट येलो और ब्लैक कास्क होता है इसके ऊपर टॉप पर, मतलब एक हेलमेट की तरह इसका हेड होता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में, भूटान में, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा में ये पाया जाता है। लगभग 50 साल तक ये जी सकता है। इसको फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये सीड्स जो है वो डिस्पर्स कर देता है, और उससे क्या है फ्रूट ट्रीज बहुत सारे उग जाते हैं जंगल में। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, और ये स्टेट बर्ड ऑफ चिन स्टेट ऑफ म्यांमार है, केरला है, अरुणाचल प्रदेश है। और ये जो है जो ब्लिथ
ट्रैगोपैन वो है नागालैंड का स्टेट बर्ड, नॉट हॉर्नबिल, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संगाई फेस्टिवल। ये आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। पीएम मोदी जो है उन्होंने मणिपुर के संगाई फेस्टिवल को जो है एड्रेस किया है। संगाई फेस्टिवल जो है 21 से 30 नवंबर हर साल मनाया जाता है, साल 2010 से मनाया जा रहा है। और स्टेट एनिमल जो है मणिपुर का संगाई, जिसको ब्राउन एंटलर्ड डियर भी कहते हैं, उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है इसमें, ताकि जो है मणिपुर को एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह पोर्ट्रे किया जा सके। तो संगाई को, इसका नाम कॉमन नाम संगाई है, ब्राउन एंटलेट डियर है, डांसिंग डियर है। और इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सिर्फ कैबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वहीं पर ये पाया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीडियम साइज डियर होता है, और इसकी बहुत ही जो है लॉन्ग ब्रॉड टाइन होती है। डार्क रेडिश ब्राउन विंटर कोट इसने इसका एक तरह से होता है। और इसकी अगर हम स्टेटस देखें तो ये एंडेंजर्ड स्टेटस में है। तो इसको में डिसीजेस का थ्रेट है, इवन जो है फुमडी जो आपके केबुल लैमजाओ में जो आपको देखने को मिलती है, उसकी भी जो है डिजनरेशन हो रही है, उसकी वजह से भी इसको थ्रेट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मंथन प्लेटफॉर्म। इकोनॉमी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मंथन प्लेटफॉर्म को NSCIT का बेस्ट टेक इनिशिएटिव का अवार्ड मिला है इस साल, ठीक है। तो मंथन अवार्ड, मंथन है क्या, पहले तो अवार्ड देख लेते हैं। अवार्ड में जो है बेस्ट जो है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अवार्ड मिलना था। मंथन जो है उसमें इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच में कोलैबोरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर द्वारा, ठीक है। जो अभी अभी रिसेंटली हमने इस अगस्त में ही पढ़ा था इसके बारे में, मंथन के बारे में। तो जब 15 अगस्त हुआ था तब इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर, जैसे आपके इंडस्ट्री है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके साइंटिफिक कम्युनिटी है, उन सबको इन्वॉल्व किया जाता है कि कैसे यूएन के SDGs को और हमारे नेशनल साइंटिफिक मिशन को हम इकट्ठे मिलकर जो है अचीव कर सकते हैं। NSCIT के बारे में देख लेते हैं। एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज है और ये 100% सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Project Great Indian Bustard. So this topic is important for your environment section, of course. So you know that uh, recently the Supreme Court was hearing a case, and Supreme Court has mooted the idea that on the lines of Project Tiger we should also launch Project Great Indian Bustard, so that like in 1973 when we launched this Project Tiger to save the big cats, we can also save these Great Indian Bustards. So you know that Great Indian Bustards are one of the largest flying birds in the world, and it is the heaviest flying bird of India. And the male bird can weigh as much as high as 12 to 15 kgs, and the female bird can weigh as much as 5 to 8 kg. So what is the physical description? Of course, there is black crown on the forehead, and generally it feeds on grass, seeds and insects, but it can also feed on small rodents and reptiles. There is just about 150 of Great Indian Bustards in Rajasthan, and most of them are located in Jaisalmer district of Rajasthan, including the Desert National Park, which is located in this particular district. So in even this population, the population of Great Indian Bustard is located in Kutch of Gujarat, and it is the state bird of Rajasthan. But its conservation status is critically endangered, because of course it is having a very less population. Also, apart from poaching, there is another major threat, which is the because of its poor frontal vision. These heavy-bodied birds, they collide with the high-tension electric wires in the state of Rajasthan and Gujarat. For that, Supreme Court has made an intervention. It also formed a three-member committee called with of course Devesh Gadviji as the chairperson, and this committee was asked if it is feasible, if we can make all the overhead power transmission lines underground in the state of Rajasthan and Gujarat, and based upon that the decision could be taken. So about the Project Tiger, of course, it was launched in 1973 so that we can conserve the tiger population. And this Project Tiger was later on converted into a statutory authority under the Wildlife Protection Act of 1972, and it addresses the ecological and administrative concerns of conserving tigers also. So basically, it is providing a statutory basis for the protection of our tiger reserves. So the next topic is gas pricing formula. This topic is important for your economy section. So
the government had set up this Kirit Parikh committee to examine the gas pricing formula, which is currently used, and make a recommendation if if there is any need to make a change in this pricing formula. And this gas pricing formula that we currently use is not market determined, of course. This formula uses a weighted average price of about four global benchmarks, and based upon that, we arrived at the prices for our domestic gas. And there is a time lag of about 3 months, a quarter, and because of that, we miss the bus. Okay, how? Let's see the best example here. So currently, not currently, if we have to look at the prices of gas in April to September period, how these prices would have been would have been arrived. So government would have taken the January 2021 to December 2021 period, and it would have seen what was the prices of these four gas global benchmarks, and based upon that, the weighted average was taken, and based upon that, the prices were determined. But in the period of January 2022 and March 2022, there was a big event, the Ukraine war, which shot up the prices to sky high, and that's why the current prices that we are using in India is not reflecting the market price, which have been shooting all the previous records because of the Russian-Ukraine situation. So that's why this is the criticism, that domestic gas prices are still cheaper than imported gas, and this is disincentivizing the local producers like ONGC, Oil India, and Reliance Industries, because they are forced to sell the gas at the lower prices, which is because we have taken the weighted average of the last year only. Okay, so this time the recommendation has been given that for over 70% of our domestic output, we that is for the old legacy fields, we have to follow the price band of 4 to 6.50 dollars per unit of gas, and we can link the gas produced by our state-owned firms to the imported crude oil prices. And we should also the recommendation is also proposed abolishing the formula-based gas pricing and implementing fully market-determined rates by January 2027. Also, it has suggested that natural gas should also be included in the GST regime, and if there is any if there is any fall in revenue of the states, then of course the compensation cess regime should be continued, and it should fulfill the revenue obligations towards the state. Also, it is suggesting that we should moderate the excise duty prices so that the gas industry does not have to suffer anymore. So the next topic is ALH Mk3 helicopters. This topic is important for your security section. So recently, Indian Coast Guard Advanced Right Helicopter Mk3 squadron has been commissioned at ICG Air Station of Chennai. So you know that it has been indigenously manufactured by the HAL. It has advanced radar as well as electro-optical sensors, uh, Shakti engines, full glass cockpit, etc. And they are basically designed for maritime reconnaissance. Okay, so the next topic is Maharashtra Karnataka border dispute. This topic is important for your governance section. So you know that Supreme Court is hearing a case, which is the case of Belgavi, or the Belgaum city, which is a disputed disputed area between Maharashtra and Karnataka. The dispute started when this area was part of Bombay Presidency, and the present day Karnataka cities or districts of Bijapur, Belgaum, Dharwad, and Uttar Kannada were part of the Bombay Presidency. But after States Reorganization Act of 1956, these districts were made part of the then Mysore state, because at that time Karnataka was not there, and then started the Maharashtra Ekikaran Samiti's protest against this decision. So in 1960, after the Maharashtra government's insistence, Meherchand Mahajan Committee was formed, and it recommended that 264 villages must be transferred to Maharashtra, and Belgaum must remain with Karnataka. Not only that, Sholapur in Maharashtra should also, and Kasargod of Kerala should also be transferred to Karnataka. That's why, of course, Maharashtra government did not accept the recommendations of this committee, and it moved to the Supreme Court. And in 2004, Maharashtra government moved to the Supreme Court under Article 131B of the Constitution, and this is the case which is pending in the Supreme Court, and it is being heard now.
So the next topic is Hornbill Festival. This topic is important for our environment section. So in Nagaland, of course, this Hornbill Festival has started. It is the 23rd edition of this festival, and a state tourism department, art and culture departments organize this festival. So you know that Great Indian Hornbill, it is having a concave cast. Shape, and it has a length of about 4.5 feet. The unique thing about this bird is it has bright yellow and black cast on top of its massive head, and it is having a helmet-like head. Uh, it is distributed in northeastern region of India, at Bhutan, Nepal, mainland Southeast Asia, Indonesian island of Sumatra, and it is having a very long life. About 50, it can live for nearly 50 years in captivity. It is also known as the farmer of the forest because it disperses the seeds of numerous fruit trees in the forest, and its category is vulnerable. So it is also the state bird of Chin state in Myanmar, of Kerala, Arunachal Pradesh, and only Blith trachoban is the state bird of Nagaland, not the hornbill. So this confusion must not be there in your mind if a question has been asked. So the next topic is Sangai Festival. This topic is also important for our environment section. So PM Modi has recently addressed the Manipur Sangai Festival, which is held every year between 21st to 30th November. The objective is, of course, to showcase Manipur as the world-class tourism destination. It started in 2010. And state animal Sangai, that is the brown antlered deer, is used in this festival. And this is found only in Kabul Lamjao National Park. It is a medium-sized deer, and it is dark reddish. It is also having a dark reddish brown winter coat, which turns paler in the summer. It is endangered in IUCN Red List status. It is facing threats from degenerating habitat of Fumbdi, that is in Kabul Lamjao National Park, and it is also facing threats from diseases. So the next topic is Manthan platform. This topic is also important for your economy section. And Manthan platform has recently won the NSEIT Best Tech Initiative Award of the Year. You know that about this award, of course, the award was presented for building the technology infrastructure to support in Manthan. Manthan is basically a platform in which the industry and scientific community is collaborating to to seek solutions which can be aligned with United Nations Sustainable Development Goal and also our national scientific missions. It was launched on the 76th Independence Day of India recently in the month of August. This mission was launched by the Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India. And about the NSEIT, it's a global technology enterprise which is a 100% subsidiary of National Stock Exchange of India. Okay, so these were our topics for today. Please download the current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.